So in today's lecture, we will be discussing about hire purchase agreement, bailment, agreement to sell. What is the differences between all of these terms? What is a bailment and what is an hire purchase agreement? ठीक है, तो these terms are very much interrelated, but still there are many differences between them. And a question upon hire and purchase मोस्टली आस्क इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है. हायर परचेज एग्रीमेंट means an agreement under which goods are let on hire, under which the hire has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement and includes an agreement under which possession is delivered. तो बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है. हायर परचेज एग्रीमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों के इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं. कैसे? सबसे पहले हायर परचेज एग्रीमेंट में दो पार्ट्स होते हैं. पहला तो होता है बेलमेंट का, दैट इज हायर, और दूसरा होता है सेल का. ठीक है, तो अब इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बेलमेंट इन एक्चुअल. सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद बेलमेंट. बेलमेंट का मतलब क्या होता है. अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ अ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. बेसिकली बेलमेंट किस चीज़ को कहते हैं. बेसिकली बेलमेंट कहते हैं किराए पे देना किसी चीज़ को. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है. आपने कोई कार परचेज़ की, आपने वो कार चलाने के लिए किसी बंदे को दे दी किराए पे. ठीक है, अब आप लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ. ठीक है, क्या किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ आपका. आपने अपनी चीज़ उसको चलाने को दी और वो उस चीज़ को चलाकर जो भी वो कुछ कमाएगा उसका कुछ पार्ट वो रखेगा, कुछ पार्ट आपको देगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेलमेंट. बेसिकली किराए पे अपनी चीज़ को देने को ही बेलमेंट कहते हैं. ठीक है, इसमें कुछ राइट्स होती हैं बेलर की, कुछ बेली की राइट्स होती है, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स, वी आर नॉट गोइंग इन टू बेलमेंट इन दिस लेक्चर. बेसिकली एक समझ में आ जाए कि बेलमेंट क्या होता है, उसके लिए मैंने बेलमेंट बताया, क्योंकि बेलमेंट का ही एक पार्ट होता है हायर परचेज. ठीक है, हायर परचेज इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ बेलमेंट. हालांकि उसमें कुछ सेल के इंग्रेडिएंट भी होते हैं, परचेज की बात भी होती है, तो ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप एक तरीके से कहा जा सकता है. लेकिन बेसिकली जो इसका पहला पार्ट जिससे ये बनकर बना है, मिलकर बना है, दैट इज बेलमेंट ओनली. ठीक है, तो बेलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या हो गया कि पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है. ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड. ठीक है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, पोजेशन का. तो अब बेलमेंट और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है. क्योंकि भाई ये तो चीज़ समझ में आ गई कि एक तरीके से किराए पे देने को ही बेलमेंट कहते हैं, और हायर करने, हायर का मतलब भी किराए पे देना ही लेना ही होता है. एक तरीके से किसी चीज़ को किराए पे लेने को ही हायर कहते हैं. तो अब बेलमेंट और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड हायर परचेज इज, हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लेते हो. ठीक है, आपके पास सिर्फ उस चीज़ का, हायर परचेज एग्रीमेंट में सिर्फ उस चीज़ का आपके पास पोजेशन होता है, आप उस चीज़ के ओनर नहीं होते हो. ठीक है, बस बेलमेंट और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है कि बेलमेंट के एंड में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के एक सर्टेन पॉइंट के बाद, कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आप उसके मालिक बन जाओ. ये ऑप्शन बेलमेंट में नहीं होता. हालांकि हायर एंड परचेज एग्रीमेंट में ये चीज़ होती है. पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय ओनर ऑफ टू अ पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स. The property in the good is to pass such person on the payment of the last of such installment. एक दोनों के बीच में एक हायर परचेज एग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट होता है. उसमें क्या होता है कि एक अमाउंट तय की जाती है कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई बाइक खरीदने गए. ठीक है, उसमें एक अमाउंट तय होगा कि भाई ये बाइक 1.5 लाख रुपए की है. अब आप एकदम से उसको नहीं खरीद सकते, तो आप क्या करेंगे, हायर परचेज एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा. फॉर एग्जांपल एक हायर परचेज एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में ड्राफ्ट होता है. उस हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई 15-15 हज़ार तुम मुझे हर महीने दोगे और 10 महीने के बाद ये बाइक तुम्हारी हो जाएगी. ठीक है, तो अभी क्या है, अभी वो मालिक नहीं है, अभी उसके पास ओनरशिप नहीं है. ठीक है, अभी उसके पास हायर परचेज एग्रीमेंट में सिर्फ पोजेशन है उस चीज़ का,
मालिक अब भी उसका कौन है? मालिक अब भी वही कंपनी है जिस वो कंपनी ने उसको बनाया है, ठीक है। वो मालिक कब बनेगा? जब वो उसकी 10वीं इंस्टॉलमेंट दे देगा। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में यही क्लॉज होता है कि आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद हायरर से आप ओनर बन जाते हैं। तो ओनरशिप ट्रांसफर कब हो रही है? ओनरशिप ट्रांसफर लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हो रही है, उसी दिन इमीडिएटली हो रही है। तो वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ठीक है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उस दिन, ठीक है। अब क्या हुआ? बेलमेंट ट्रांसफर किस में हो गई? सेल में ट्रांसफर होती है, किस में? हायर परचेज एग्रीमेंट में, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड बेलमेंट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बारीक डिफरेंस होता है, इसीलिए इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा लैंडमार्क डिसीजन है कि एल जॉन वर्सेस डेप्यूटी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताने की कोशिश की है बिटवीन हायर परचेज एंड एग्रीमेंट टू सेल। और दूसरी चीज़, एक टेस्ट भी बताया है कि जिस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, ये हायर परचेज एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट टू सेल का है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या वो बताया है हायर परचेज और एग्रीमेंट टू सेल में। हायर परचेज में जो ट्रांसफ़र होता है, द ट्रांसफ़र इज ऑफ पोजेशन एंड नॉट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। जबकि हमने एग्रीमेंट टू सेल जब हम पढ़ेंगे, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ टू सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, फुलफिलमेंट अपॉन ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफ़र किस चीज़ का होगा? ट्रांसफ़र ओनरशिप का होता है, ठीक है। इन फ्यूचर, फ्यूचर में ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। क्योंकि सेल दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट तो हो गई एग्रीमेंट सेल, और कंडीशनल क्या हो गई? एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। क्योंकि कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद वो उस तक पहुंच रहा है, ठीक है। कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद वो बन रहा है एग्रीमेंट टू सेल। तो फिर ये बेसिक डिफरेंस होता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। सेल क्या होती है? इमीडिएट और प्रेजेंट टाइम में होती है, और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? फ्यूचर में प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र होती है उसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। सेल में इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है, और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अब वो डिलीवरी से रिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, ठीक है। तो अब बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश की गई किस केस में? के एल जॉन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर टैक्स ऑफिसर में। पहली डिफरेंस क्या बताई गई कि हायर परचेज एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होता है, नॉट प्रॉपर्टी, हाल बल्कि जबकि एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। अब लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना इतना ईजीली नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक टेस्ट बताते हैं, इस टेस्ट पे जो अगर एग्रीमेंट फुलफिल होता है तो वो हायर परचेज एग्रीमेंट होगा, और अगर इसमें नहीं होता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब ये टेस्ट क्या बताया गया? इस टेस्ट में बेसिकली ये बताया गया कि अगर ओनर जो है वो पोजेशन ऑफ गुड्स के टाइम में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को अगर हायरर कैंसिल कर सकता है तो वो इज़ अ काइंड ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट को हायरर या फिर जिसने वो चीज़ ली है, उस एग्रीमेंट को उसको कैंसिल करने का उसके पास राइट नहीं होता है, या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का उसके पास राइट नहीं होता है, तो देन इट विल बी एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इसको और इजीली समझने की कोशिश करते हैं। इसको और इजीली ऐसे समझा जा सकता है कि जब हायरर पे किसी ने कोई चीज़ कोई किराए पे ली, ठीक है, और वो उसको यूज़ कर रहा है और वो उसकी इंस्टॉलमेंट को पे कर रहा है, ठीक है।
तो अगर वो किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में सक्षम नहीं होता है या फिर वो कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है, तो इस केस में क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, जिसने उसको हायर पे दिया था, वो बंदा उस प्रॉपर्टी को वापस ले जाता है और ये ऐसा मान लिया जाता है कि उतने टाइम उसने उस प्रॉपर्टी का जो यूज़ किया ये उसका रेन्यूमरेशन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो अगर इस ये ऑप्शन होता है कि ब्रीच के टाइम पर इस चीज़ को ही कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, तो वो कंसीडर किया जाएगा हायर परचेज एग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ब्रीच के टाइम पे अगर किसी कोई कंडीशन ब्रीच हो गई या फिर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जो हायर जो ओनर है वो सिंपली आके अपनी चीज़ को उठा के ले जाएगा और इस चीज़ को ये मान लिया जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो गया, उसने मेरी चीज़ यूज़ करी, तो इतने टाइम तक जो उसने यूज़ करी अब उसने ब्रीच कर दिया, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इसके यूज़ करने का इसने पैसा एक तरीके से दे दिया है और आगे फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, बल्कि इसके अलावा उसके पास ये उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, इसको और इजीली समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ए ने बी से कोई चीज़ हायरिंग पे ली, ठीक है, कोई चीज़ किराए पे ली। फॉर एग्जांपल ए ने बी से एक कार किराए पे ली, ठीक है, 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत थी। अब 15-15 हज़ार करके 10 महीने में ये एग्रीमेंट कंप्लीट होना था। अब क्या होता है, 5वें महीने में वो अपनी जो किस्त है वो किस्त वो पे नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर वो उस किस्त को पे नहीं कर पाता है और ए आकर अपनी कार को उठाकर ले जाता है और उसको आगे किस्त करने जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज का एग्रीमेंट है तो उसको आगे कोई किस्त जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कार उठाकर ले गया, वो ये मान लेगा, ओनर जो होगा वो ये मान लेगा कि भाई 4-5 महीने की जो इसने किस्तें मुझे पे की हैं वो इसने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की मुझे एज अ किराया दे दिया। ठीक है, और यहीं पे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसके ब्रीच पे जो वो इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की उसके ब्रीच पे ये मान लिया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये यहीं पर कंप्लीट हो गया और ये 5 महीने का जो इसने मुझे किराया दिया था, ये किराया मैं इस चीज़ का किराया मान लेता हूँ जो इसने 5 महीने तक यूज़ किया और ये कॉन्ट्रैक्ट अब यहीं ख़त्म हो गया। तो अगर ये चीज़ होती है कि हायरर ने उसको हायर किया और वो ब्रीच करता है, उस ब्रीच को ही कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट मान लिया जाता है और आगे कोई पर्टिकुलर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस चीज़ को क्या मान लिया जाएगा, इस चीज़ को हायर परचेज एग्रीमेंट मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हायर परचेज एक्ट 1970। ठीक है, हायर परचेज का जो पूरा सिनेरियो है ये डील होता है हायर परचेज एक्ट 1970 में, ये राइट्स ऑफ हायरर की बात करता है। ठीक है, तो अब इस टेस्ट में क्या हुआ, इस टेस्ट में ब्रीच को ही मान लिया गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और 4-5 महीने इसने जो भी मेरी चीज़ को यूज़ किया वो उसका हो गया किराया। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं एग्रीमेंट टू सेल का। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्यूचर में। ठीक है, इस चीज़ को कौन सा सेक्शन डील करता है, इस चीज़ को सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 38 डील करता है इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरीज की। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ओनरशिप टू ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो तो फ्यूचर में होगी। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि 5 महीने की उसने किस्त नहीं दी 5वें महीने की, तो उसने ये मान लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में कंप्लीट हो गया, अब हम अपनी चीज़ उठा के ले जाते हैं और ये जो पैसा हमारे पास पहले से आ गए हैं ये इसने जितने दिन इसको यूज़ किया ये इसका एक तरीके से किराया हो गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में ये नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल में बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी होती है, तो सिर्फ पोजीशन की बात इसमें नहीं होती है। तो जब इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जब एग्रीमेंट टू सेल में डिफ़ॉल्ट होता है तो एग्रीमेंट टू सेल में उसके पास जो ओनर होता है पहले वाला उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी चीज़ उठा के ले जाए, और ना ही अगर इंस्टॉलमेंट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है ना ही इसको इस चीज़ ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो सेम उसी सिनेरियो को लेके चलते हैं, 1.5 लाख रुपए की कोई कार थी
उसकी किस्तें बनी 15,000 रुपये की, 10 महीने तक देनी थी, 5वीं किस्त वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अब इस कंडीशन में अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो जिसने वो किस्त कंप्लीट नहीं की है उस चीज़ को ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट टू सेल में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उस एग्रीमेंट में पहले से ही एक्सप्रेसली डिफाइन किया जाता है कि अगर ऐसा कोई ब्रीच होता है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंशियल ब्रीच होता है, ठीक है, कि वो अपनी पेमेंट या इंस्टॉलमेंट को सही से ना दे पाए, तो ऐसी कंडीशन में जो भी वो डिसाइड करेंगे उस एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली वो मेंशन होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि अगर इंस्टॉलमेंट ब्रेक होती है तो भाई अगली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लग कर आएगा, या उस इंस्टॉलमेंट का जो भी कंपनसेशन बनेगा वो कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस। एक में कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर खत्म हो जाता है, हायर एंड परचेज में जैसे ही उसने डिफॉल्ट किया तो भाई वो अपनी चीज़ उठा के ले गया, उसने किराया मान लिया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल में सेल, क्योंकि ये इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, उस एक्सप्रेस में इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी जब होती है तो उसी में मेंशन किया जाता है, उस एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली मेंशन होता है कि अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जब डिफ़ॉल्ट इस तरीके का कोई होगा तो उसमें एक्सप्रेसली मेंशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट टू सेल में कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रेमेडाइज कैसे होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कंपनसेशन भी हो सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, एग्रीमेंट टू सेल वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, जैसा कि हायर एंड परचेज के सीन में होता है। हायर एंड परचेज, क्योंकि हायर एंड परचेज एक्ट 1970 से डील होता है, और एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, एग्रीमेंट टू सेल डील होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की जब डिफेक्ट की बात आती है तो वो डील होता है सेक्शन 38 से। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि हायर एंड परचेज एक्ट में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल डील होता है पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, हायर एंड परचेज एग्रीमेंट डील होता है हायर परचेज एक्ट 1970 से। हायर एंड परचेज एक्ट में बेलमेंट फिर सेल का इंग्रेडिएंट आता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, हायर परचेज में पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हायर एंड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब एक चीज़ और आती है, वेदर एन एग्रीमेंट टू सेल कैन बी कॉल्ड अ कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल, इसको एक तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशनल सेल, लेकिन चूंकि एक्सप्रेसली मैंशनड है इसका जब हम सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, और कंडीशनल को ही जो कहा जाता है वो एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। तो कंडीशनल सेल वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं है, तो वी विल ओनली यूज़ द वर्ड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल वर्ड ही हम इसमें यूज़ करेंगे। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब अभी हमने समझा कि फ्यूचर में जब भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो लॉ एंड लैंग्वेज में एग्रीमेंट टू सेल ही वर्ड यूज़ हम करेंगे, क्योंकि कहीं भी आपसे जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट, सेल एंड कंडीशनल सेल। जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो दोनों चीज़ों में। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि हायर परचेज 1970 एक्ट जो था, जिसमें हायर और परचेजर्स को डिफाइन किया गया था, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि क्या क्या राइट्स होती हैं, कि पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें बताई गई थी उसको 2005 में रिपील कर दिया गया है। रिपील मतलब रिवोक कर दिया गया है, अब वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्यों एक्टिव नहीं है, उसके रिपीलमेंट के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स अगर उसके मान लिया जाए, तो पहला पार्ट तो बेलमेंट से उसका डील हो रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला गया, और दूसरा पार्ट सेल से या परचेज से डील हो रहा है जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हायर
परचेज एग्रीमेंट को इतना यूज़ ही नहीं किया जाता था, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कुछ चीज़ को ड्राफ्ट करता था, ठीक है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट तो कॉन्ट्रैक्ट के थे और कुछ इंग्रेडिएंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थे। तो हायर परचेज एग्रीमेंट का इतना यूज़ था ही नहीं, हायर परचेज एक्ट का जो था वो इतना यूज़ नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो कोई भी पार्टी आज के टाइम में अगर हायर परचेज एग्रीमेंट करती है तो वो सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसमें एक क्लॉज डाल के कि भाई इतने टाइम तक तुम इसके ओनर नहीं होगे, इतने टाइम तक तुम्हारे पास सिर्फ हायरिंग राइट्स होंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने के बाद तुम इसके ओनर बन जाओगे। तो ये तो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करके भी हो सकता है, तो इसके लिए एक पूरा का पूरा एक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए 2005 में इसको हायर परचेज एग्रीमेंट को रिपील कर लिया गया। लेकिन फिर भी इससे आज भी हायर परचेज एग्रीमेंट को समझने की कोशिश की जा सकती है और की जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हायर परचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, सेल, बेलमेंट।